आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शासक की जिसकी महत्वाकांक्षा और सैन्य ताकत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की और उसके उन जबरदस्त सैन्य अभियानों की जिन्होंने एक साम्राज्य की सीमाओं को फिर से तय किया। तो खिलजी की इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमारा गाइड होगा ये एक माइंड मैप। ये हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले उसके अभियानों के पैमाने और उनकी चालाकी को समझने में बहुत मदद करेगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर एक सुल्तान ने ऐसा कर कैसे दिखाया? वो कौन सी रणनीति थी, कौन सी ताकत थी जिसने उसे इतने बड़े इलाके पर कब्जा करने में मदद की? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए सबसे पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है, और खिलजी के लिए ये नींव थी उत्तर भारत। तो उसका पहला कदम था अपने ही गढ़ में, मतलब उत्तर में, अपनी सत्ता को बिल्कुल बेजोड़ बनाना। सिर्फ 6 साल, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक के बाद एक गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, बड़ी बड़ी जीतें हासिल की गईं। ये खिलजी की सेना की रफ्तार और उसकी कभी न रुकने वाली महत्वाकांक्षा का सीधा सीधा सबूत है। और कहानी की शुरुआत होती है 1299 में गुजरात से, उस जमाने का एक बेहद अमीर राज्य जो अपने बंदरगाहों और व्यापार के लिए मशहूर था। और खिलजी की नज़र इसी खजाने पर थी। तो नतीजा क्या हुआ? वाघेला शासक की हार हुई और सल्तनत का खजाना माला माल हो गया। यहां मकसद एकदम साफ था, सत्ता भी चाहिए और पैसा भी। 2 साल बाद सेना का अगला निशाना था रणथंभौर, राजस्थान का वो मशहूर किला जिसे अपनी बनावट और ऊंचाई की वजह से जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक बहुत लंबी और मुश्किल घेराबंदी चली, लेकिन आखिरकार वो रंग लाई। इस रणनीतिक किले की जीत ने उत्तर भारत में खिलजी की पकड़ को, आप कह सकते हैं, चट्टान जैसा मजबूत कर दिया। अगला पड़ाव था चित्तौड़, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि कहानियों और किंवदंतियों में भी अमर हो गया। और नतीजा, राणा रतन सिंह की हार। इस जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का दबदबा राजपूताना के दिल तक जा पहुंचा। साल 1305 आते आते खिलजी की नजर अब मध्य भारत के दिल यानी मालवा पर थी। और यहां पर कुछ अलग हुआ। मालवा को सिर्फ लूटा नहीं गया, बल्कि उसे पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। ये खिलजी की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था, बल्कि जमीन पर कब्जा करना था, साम्राज्य को सीधे तौर पर बड़ा करना था। तो अब उत्तर पर पकड़ मजबूत हो चुकी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी की नजरें कहां घूमी? दक्षिण की तरफ, जहां के राज्यों की दौलत के किस्से दिल्ली तक गूंजते थे। और इन दक्षिणी अभियानों को अंजाम देने के लिए खिलजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को चुना, मलिक काफूर। दक्षिण की जीत का सारा दारोमदार अब उसी के कंधों पर था। और यहां भी अभियानों की रफ्तार देखिए, कमाल की है। सिर्फ 4-5 सालों के अंदर काफूर की सेनाएं दक्कन को पार करते हुए भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंच गईं। दक्षिण में पहली बड़ी सफलता देवगिरी में मिली, जहां के यादव शासक रामचंद्र ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 1309 में निशाना था वारंगल का काकतीय राज्य। वहां के शासक प्रतापरुद्र भी खिलजी की सेना के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन वारंगल की जीत सिर्फ एक और जीत नहीं थी। इसी अभियान से दिल्ली सल्तनत के हाथ लगा दुनिया का शायद सबसे मशहूर हीरा, कोहिनूर। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अपने आप में एक इतिहास था जिसे हासिल किया गया था। काफूर का अभियान यहीं पर नहीं रुका। 1310 में द्वार समुद्र के होयसल और फिर 1311 में मदुरई के पांड्य राज्य को भी हराया गया। सोचिए, खिलजी की सेनाएं अब भारत के दक्षिणी सिरे तक पहुंच चुकी थीं। तो इन सारी जीतों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। खिलजी एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रणनीतियों पर एक साथ काम कर रहा था। उत्तर भारत में रणनीति थी विलय की, मतलब जीते हुए इलाके को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लो, जैसा मालवा के साथ हुआ। लेकिन दक्षिण में कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां मकसद था राजाओं को अपने अधीन करना और उनकी दौलत को लूटना, उन पर सीधे शासन करना नहीं। इन दोहरी रणनीतियों का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार इतना ज्यादा हो गया था जितना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसने पूरे उपमहाद्वीप के राजनीतिक भूगोल को ही बदल दिया। पर आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, जो साम्राज्य इतनी तेजी से सिर्फ तलवार के दम पर खड़ा किया जाए, वो कितना स्थायी हो सकता है?
अलाउद्दीन खिलजी की विरासत शायद इसी एक सवाल में छिपी हो।